जी से मैं सवाल करूंगी। सर, आपसे मेरा सवाल है, वर्तमान में आपके सामने जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या कुछ चुनौतियां हैं और कैसे इससे निपटते हैं? माइक बिल्कुल ठीक है, माइक ऑन है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज का कार्यक्रम अरेंज किया। सतीश जैन जी ने मुझे यहाँ बुलाया और शॉर्ट नोटिस पर कहा कि आप भी आइए और पैनलिस्ट बनिए। अभी काफ़ी चीज़ें हमारे मंत्री महोदय ने कही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतनी प्रशंसा उन्होंने हमारे इंजीनियर्स की करी, उनके काम की करी, उसके लिए पहली बार मैंने ऐसे देखा है। तो मैं इंजीनियर्स को कहूँगा तो पहले अपने आप के लिए तालियां बजाएं। ये सचमुच में एक पहली बार मौका है। आप लोग मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं इस समय, नई नई तकनीकी के बारे में भी जानते हैं कि किस तरीके से हम जल को रिचार्ज करके, लेकिन रिचार्ज करने के पहले जो उसमें आपको ट्रीटमेंट करनी है वो करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। कई बार हम कहते हैं कि मेरे ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको मैं 2 मिनट में। एक बार जंगल में आग लग गई। कई लोग आ गए और जंगल को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए लगे हुए थे। कुछ चिड़ियाएं बैठी हुई थी पेड़ पर। उनमें से स्पैरो, छोटी सी चिड़िया बोली, मैं भी कोशिश करती हूँ। वो उड़ के गई और जाकर के उसने बूंद पानी की भरी अपनी चोंच में और आकर के उसने वहाँ आग के ऊपर फेंकी। वो शायद बूंद वहाँ नहीं गिरी, शायद आग के उसमें चली गई। फिर वो गई भर कर के आई तो लोगों ने उससे कहा, तुम्हारे इससे क्या होगा, यहाँ तो बाल्टियाँ भर भर करके आ रहे हैं, पाइप्स लगे हुए हैं, लेकिन आपके इससे क्या होगा। लेकिन उसने कहा कि एक बात का है कि जब इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरे प्रयासों की बड़ी प्रशंसा की जाएगी कि उसने भी प्रयास किया था कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। और यही चीज़ें हम सब में भी होनी चाहिए। हम काफ़ी चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं कि हम पानी को बचाएं। जब हम प्रयोग खुद करते हैं तो क्या हम उसको अपनाते हैं? मैं जीवन में काफ़ी अपनाता हूँ इसके बारे में। मेरा टैप अगर कहीं भी लीक कर रहा होता है तो मैं प्लम्बर को बुला करके बोल देता हूँ इसको बंद कर जाओ। वो चाहे 50 लेगा या 100 रुपये लेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान करें। और एक छोटी सी कहानी यहाँ बताऊँगा कि एक लड़की पढ़ने में होशियार थी, छोटी सी, लेकिन कुछ दिनों से वो अपने स्कूल में लेट पहुंचती थी। उसका टीचर सोचने लगा क्या कर रही है ये, रोज़ आती नहीं है, पढ़ने में तो होशियार है। वो गया, एक दिन देखा उसने कि वो जो मछलियाँ समुद्र में आकर के शोर पर आ जाती थी, उनको उठा उठा करके वापस उसमें फेंकती थी और उसको करते करते उसको देर हो जाती थी। उसने कहा, तुम ये क्या करती हो, ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो मछलियाँ फिर यहाँ आ जाएंगी, फिर ये आएंगी। बोलती, जिनकी जान मैंने बचाई है वो उनके लिए बहुत है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे प्रयास करती हूँ। जीवन में हमें ये छोटे छोटे अगर हम प्रयास करेंगे जल को बचाने के, जल को साफ रखने के। जैसे अभी उन्होंने एक बात कही हमारे मिनिस्टर साहब ने, ये आदत मुझ में बहुत पहले से है। जब भी कभी मैं डैश पर बैठता था तो पानी की बोतल दे देते थे। पहले तो 1 लीटर की दे देते थे, बाद में 500 मिलीलीटर की, अब ये 200-250 मिलीलीटर की। लेकिन जितना पानी मैं पीता था उसके बाद में बोतल साथ में ले लेता था। कई बार चूँकि मैं चीफ गेस्ट होता था या कहीं प्रोफेसर होता था तो वो आकर के सब बोलते, सर आप इसको रहने दीजिए, हम इसको उठा लेंगे। मैंने कहा नहीं, इसको ले जाऊंगा, मैं पूरा यूज़ करूंगा, अगर यहाँ नहीं यूज़ कर पाया तो घर ले जाऊंगा। और ये आदत हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बताई। तो हम लोगों को छोटे छोटे प्रयास करके जल को बचाना है, तभी हम जाकर के अपने इस अभियान में जिस तरीके से हमें दिक्कतें आ रही हैं,
क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी डेवलप होती जा रही है। साथ ही साथ हमें एक बात और का ध्यान रखना चाहिए, जो अभी मैंने सुना कि अपने बगरू में भी हमारे एक इंजीनियर ने करी है, जो हमारे MRC से निकला हुआ है, कि पुरानी तकनीकी जो हम यूज़ करते थे उसको साथ में रखना है, क्यों उसी से ही हम आगे चल कर के इस जल का प्रयोग जो है, या हमारे जो कम जल है उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इंजीनियर्स इस तरीके से काम करेंगे जिससे कि पुरानी बातों को भूले नहीं। पुरानी बातें बहुत अच्छी थी, उनको पढ़ कर के आगे चल कर के अपनी नई तकनीकी को बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ये डिस्कशन हो रहा है अलॉन्ग विद द इंजीनियर्स एंड द अप्रिशिएशन यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर ओन मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि हम इसमें सफल हो जाएंगे कि हर घर में अच्छा जल पहुँचाएंगे, पीने योग्य जल पहुँचाएंगे। थैंक यू प्लीज। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है। अगर अप्रिशिएट करते हैं तो कार्य करने का और ज़्यादा मन करता है और कार्य सफल भी होता है। मैं श्री प्रमोद त्रिपाठी जी से ये जानना चाहूँगी कि भूजल के लेवल का मापन कैसे किया जाता है सर? ये जानना चाहते हैं लोग कि कैसे उसका मापन किया जा सकता है, गिरावट नापने का पैमाना क्या होता है? देखिए, भूजल जैसे आपने बोला तो उसका रेफरेंस लेवल हमारा ग्राउंड लेवल होता है। उससे हमारा यदि वाटर लेवल 10 मीटर नीचे है तो कहेंगे 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, MBGL। नापने के कई तरीके हैं, आप मैनुअली नाप सकते हैं, कोई मेजरिंग टेप से भी, और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर डाल दीजिए तो वो आपको हर मिनट की रीडिंग दे देगा। तो पहले समय में हम लोगों के जो ऑफिसर अभी भी जाते हैं तो मैनुअली नापते हैं, वो कॉन्फिडेंस रहता है। और आने वाले समय में क्योंकि हमको डाटा बहुत ही शॉर्ट स्केल पे भी चाहिए, तो अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, उसको ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर कहते हैं, उससे नापा जाता है। और गिरावट का पैमाना तो ये है कि यदि 20 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा गिरावट आ रही है तो उसको अलार्मिंग समझा जाता है। ये इंडिया लेवल की हमारा जो रिसोर्स असेसमेंट होता है उसमें भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि प्रति वर्ष यदि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गिरावट है लगातार, तो उसको हम कहते हैं कि ये गिरावट मायने रखती है कि इम्पैक्ट करेगी नीचे ग्राउंड वाटर को। और बाकी राजस्थान में तो कई जगह पे आपका 1 मीटर पर ईयर से भी के आसपास है। तो ऐसे में सर इसे पार पाने के लिए क्या कुछ उपाय, क्या जतन किए जा रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं? हाँ, इसमें तो देखिए सारे विभाग कम्युनिटी लेवल पे प्रयास हो रहे हैं। और जैसे कि बताया गया कि पारंपरिक जो हमारे लोग करते थे, गांव में तालाब होते थे, उसमें पानी कंजर्व होता था। कि होता क्या है कि जो वर्षा का जल है वही जाता है ज़मीन के अंदर। तो जब बरसात होगी तो कैच द रेन, जैसे अभी चल रहा है कैंपेन, तो कोई नया चीज़ नहीं है। वर्षा को जैसे आप किसान होता है आपका, जब बरसात होती है उसके पहले अपनी मेड़बंदी कर दिया, जुताई कर दिया ज़मीन की, कि जो बरसात का पानी आके रुकेगा तो हमारा उसका मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा और हम अब आगे आने वाली फसल लेंगे। ऐसे ही नेचुरल तरीके हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। तो नेचुरल तरीके में हमारे जैसे आपका तालाब हो गया, आपकी खाड़ीन हो गया, जोहड़ हो गए, जो पारंपरिक तरीके थे वो सारे नेचुरल तरीके थे। उसमें क्या है कि कंटामिनेशन भी नहीं होता था, पानी फिल्टर होके जाता था। अब शहरों में क्या है कि जगह नहीं है, बारिश होती है बह के चली जाती है, इसलिए हमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंजेक्ट करके हमें पानी डालना है नीचे। तो मेन इसमें हमारा ये है कि ये डायरेक्ट हम एक्वाफर को रिचार्ज कर रहे हैं, जहाँ से पानी लेते हैं तो ये फ़िल्टर होके जाएगा लेकिन सीधे एक्वाफर में जा रहा है। इसलिए हमें इस पर प्रिकॉशन रखना कि जो भी पानी जाए वो प्रॉपर वे में शुद्ध जल हो, और ऐसी जगह रिचार्ज ना करें कि जहाँ की आसपास कोई डंपिंग ग्राउंड हो या कोई आपका सोक पिट बना हो। बिल्कुल, आपने रिचार्ज की बात की है तो मैं रोहित जी से जानना चाहूँगी कि भूजल को रिचार्ज करने की क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। ये जानना चाहते हैं लोग कि किस तरह से रिचार्ज किया जाता है, क्या इसका कार्य होता है, प्रोसीजर क्या होता है इसका? तो भूजल को जब हम रिचार्ज करते हैं तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमको सबसे पहले समझना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम जो भूजल है जो कि अदरवाइज़ फ्लो होके चला जाता, और जो एक विशेष समय पे जो मानसून समय है उस समय वो पानी अवेलेबल है और हमें उस समय शायद उसका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी और समय पे नॉन मानसून पीरियड में हमें उस भूजल का ज़्यादा उपयोग हो सकता है,
तो क्या हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारा होना चाहिए कि कहाँ कितना पानी हम उसमें जो एक्सेस वाटर है विच वुड अदरवाइज वुड फ्लो आउट फ्रॉम ऑफ द सिस्टम, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो हम उसको ग्राउंड वाटर, जैसे सर ने बताया कि ग्राउंड वाटर में हम उसको रिचार्ज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक स्टोरेज है जो कि एक्वीफर स्टोरेज है, उसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं जिससे कि हम किसी और समय में उस वाटर को हम उसको विड्रॉ कर सकें एंड यूज़ कर सकें। दूसरा एक होता है जैसे कि टांका सिस्टम्स है आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में और पूरे उसमें, जहां हम उसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो वी वांट टू डाइवर्ट वॉट एवर इज़ दैट एक्सेस वाटर जो हमारे पास किसी समय में अवेलेबल है। जब मानसून हुआ, बरसात हुई है, तो हमारे रूफ टॉप पे जैसे जो पानी है वो उसको हम इकट्ठा करके और उसको हम स्टोर करना चाहते हैं। किसी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका होता है जहाँ से कि हम पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, इट कुड बी रूफ टॉप, इट कुड बी फील्ड हो सकता है, इट कुड बी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीम है उसमें जो पानी आ रहा है उसको हम डाइवर्ट करना चाह सकते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है कि कहाँ हम उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाना चाह रहे हैं। दूसरा होता है जो ट्रांसपोर्ट करना है, पानी जो हमने रूफ टॉप पे से कलेक्ट किया उसको हम ट्रांसपोर्ट करके जहां हमारा रिचार्ज करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं वहां तक ले जाना है। तो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, तो उसमें या पाइपलाइंस हो सकती हैं, उसमें ड्रेन्स हो सकते हैं, ओपन ड्रेन्स हो सकते हैं, क्लोज ड्रेन्स हो सकते हैं, या उसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीम नेटवर्क है वो हो सकता है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ जहाँ पे हम उसको स्टोर करना चाहते हैं या रिचार्ज करना चाहते हैं। हमारा नेटवर्क का एक पार्ट ये भी हो सकता है कि हम उसको ट्रीट करना चाहते हैं, जो वाटर है उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी हमारे जो कैचमेंट है जिससे हम पानी कलेक्ट कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे, कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से कितना पानी हम कैच कंजर्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रूफ टॉप है तो उसमें नॉर्मली हम जो रिचार्ज जो उसका फैक्टर लेते हैं वो रफली 80% के करीब जो पानी उसमें बरसेगा उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हमारे पास फील्ड है और उसमें ग्रास है तो उसमें प्रोबेबली हम 20% पानी जो है डिपेंडिंग अपॉन स्लोप एंड सो ऑन उसको कलेक्ट कर पाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका कैचमेंट एरिया है हम उसको कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पानी आ रहा है। और जो हमारा रिचार्ज स्ट्रक्चर है स्टोरेज के लिए तो इट शुड बी सफिशिएंट फॉर स्टोरेज पर्पजेस के लिए। नॉर्मली जब इसका डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें डिपेंडेबिलिटी फैक्टर को भी ध्यान में रख सकते हैं। डिपेंडेबिलिटी फैक्टर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम एक स्टोरेज बना रहे हैं 10,000 लीटर्स का हमने स्टोरेज बनाया, तो हमारी हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं कि हम उस पर 70% डिपेंडेबिलिटी चाहते हैं। इसका मतलब ये है रफली कि 10 साल में कम से कम 7 साल में हमको 10,000 लीटर पानी मिलना चाहिए और वो हम उसमें स्टोर कर सकें। तो हमारी डिपेंडेबिलिटी 70% है उस स्टोरेज पे। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर यदि डिज़ाइन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और इनके लिए हमें जो उसका पिछले कई साल का जो रेनफॉल का रिकॉर्ड्स है वो सब पता होना चाहिए। यदि हम रिचार्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे किस तरह की सॉइल है, किस तरह के रॉक्स हैं, उनमें क्या किस रेट पे रिचार्ज हो सकता है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें वो स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। देन ओनली इट विल बी अप्रोप्रिएट। एक और जो मेजर एस्पेक्ट्स है जिस पे हम कई बार ध्यान शायद नहीं जाता है इतना, वो है क्वालिटी एस्पेक्ट्स विच इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट्स। सो इसमें क्या होता है कि जो रेनफॉल जो रेन वाटर है वो टिपिकली प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है अनलेस इट्स एसिड रेन्स। यदि एसिडिक रेन है तो वो आपका एसिड वाटर हो सकता है, अदरवाइज इट्स अ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में जो भी कंटामिनेंट्स हैं वो बड़े आसानी से ऐड होंगे क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो यदि वो हमारा रस्टेड किसी पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है तो उससे आपका हो सकता है वो आयरन लेवल उसमें बढ़ जाए जो कि इज़ नॉट डिज़ायरेबल, या फिर लेड या फिर और दूसरे तरीके के कंटामिनेशन को वो कैच कर लेगा। सो कई बार हमारा जैसे जो डिज़ाइन है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फ्लश का बहुत कई बार इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। सो द फर्स्ट फ्लश का कॉन्सेप्ट ये है जो कि आजकल काफ़ी डिज़ाइनिंग्स में हम उसको लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। जो शुरुआत में जो पहली बरसात होती है, पहली 1 या 2 बरसात होती है, उसमें जो वाटर की क्वालिटी है वो टिपिकली काफ़ी
ख़राब रहती है, क्योंकि वो जो सरफेसेस पे जितने भी कंटेमिनेशंस हैं वो भी वॉश होके आ रहे हैं। तो यदि हम एक दो बरसात को पहले नहीं कलेक्ट करके या नहीं रिचार्ज करके उसको फ्लश करें एंड उसके बाद में यदि हम उसको रिचार्ज करें तो हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसका पर्पस है, क्या यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, कितना कैचमेंट एरिया अवेलेबल है, किस तरीके की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है, कहाँ पर है, उसके उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, वही प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। सुधीर जी, मैं आपके पास आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ीरो डिस्चार्ज की क्या अवधारणा होती है? सबसे पहले मैं जी राजस्थान का शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कि और पीएचडी डिपार्टमेंट का सतीश जी, सुरेंद्र जी, कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ शेयर कर सकें। देखिए मैम, ये जो ज़ीरो डिस्चार्ज का तात्पर्य है कि हमारे प्रीमाइस से कोई भी हम लिक्विड डिस्चार्ज बाहर न फेंकें, वो हो गया ज़ीरो डिस्चार्ज। ज़्यादातर ये जो इस तरह का जो प्रोपोजिशन है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रीज से काफ़ी सारा एफ्लुएंट जो है वो डिस्चार्ज या डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो अभी हमारे देश में और इंडस्ट्रीज़ ने ये लागू कर दिया है कि हम जो भी हमारा एफ्लुएंट है उसको हम ट्रीट करें और उस पानी को और उसका जो भी हो उसको हम स्वयं यूज़ करें और उसमें से उसको विभिन्न प्रोसेसेस में इस तरह से हम यूज़ करें ताकि वो हर प्रोसेस में उसको हम प्यूरिफाई करके और वापस रीयूज़ कर दें। तो ये तो हो गया ज़ीरो डिस्चार्ज। उसके बाद में एक अभी कुछ सालों से ये नई धारणा शुरू हुई है कि नेट ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम प्रोड्यूस भी करें। जैसे नेट ज़ीरो एनर्जी, नेट ज़ीरो वाटर, नेट ज़ीरो वेस्ट। इन पे मैं बेसिकली बिल्डिंग्स में काम करता हूं, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कई सारे ग्रीन बिल्डिंग्स से रिलेटेड रेटिंग सिस्टम्स हमारे देश में हैं, चाहे वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हो, चाहे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गृहा करके एक रेटिंग सिस्टम है। तो उनमें भी एनर्जी के साथ साथ वाटर के ऊपर भी काफ़ी बात होती है, वेस्ट के ऊपर बात होती है कि हम किस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी प्रीमाइस को नेट ज़ीरो वाटर बनाएं। इसके लिए अगेन हमको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, हम लोग जैसे होटल्स में, हॉस्पिटल्स में काफ़ी काम करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पानी के डिफरेंट यूसेज हैं। ड्रिंकिंग के अलावा भी काफ़ी डिफरेंट यूसेज ऑफ वाटर हमें देखने में आते हैं। तो हम अलग अलग, अभी मैं पीछे बेंगलोर में था तो वहाँ पे शोभा बिल्डर्स काफ़ी पॉपुलर है बेंगलोर में और साउथ में। तो उन्होंने क्या किया है कि पानी को अलग अलग स्तर का ट्रीटमेंट प्रदान किया है टू अचीव नेट ज़ीरो। उसमें जो पानी हमारा WC से आता है उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं, जो पानी शावर से आता है उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्डर कर रहा है। और उसकी अलग अलग पाइपलाइन से वो ये अचीव कर रहे हैं कि हम पानी को वापस से, जैसे आपने पुराने हमारे गाँवों में भी अगर आप देखते हैं तो WC का जो सॉइल वेस्ट है उसको अलग हम डिस्पोज ऑफ करते हैं और जो हमारा शावर से या वॉश बेसिन से पानी निकलता है उसको हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं, या हमारे पीछे सब्जियों के बाड़ियों में भी चला जाता है, तो वहाँ पे कई तरह के ऐसे पौधे होते हैं जो उसको ट्रीट कर देते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पानी का ट्रीटमेंट करें और उसको रिसाइकिल करके उसको यूज़ करें। अभी सतीश सर ने बात की थी कि हमारे जयपुर शहर में इतने सारे STPs लगे हुए हैं, हम फायर फाइटिंग के लिए उस पानी को वापस शहर में लाके उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उस पानी को लैंडस्केप्स में यूज़ कर सकते हैं और वो किया भी जा रहा है। इवन हम टाउनशिप्स करते हैं, उन टाउनशिप्स के अंदर भी हम यही प्रयास करते हैं कि STP का पानी हमारा लैंडस्केप में, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कहिए कि राजस्थान सरकार में भी जो पानी है उसको आपको ड्यूल प्लम्बिंग करके यूज़ करना है।
ड्यूल प्लम्बिंग का अर्थ हो गया कि आप पानी को एक लेवल तक साफ करिए, फिर उसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं और उसको वापस से फ्लशिंग में काम में लें. इट शुड नॉट कम इन ह्यूमन कॉन्टेक्ट, बट यू कैन यूज इट फॉर फ्लशिंग एंड फॉर ऑल लैंडस्केप पर्पजेज. एंड अभी हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जिसके अंदर हम एसटीपी के पानी को एयर कंडीशनिंग के कूलिंग टावर में यूज कर रहे हैं. सो इस तरह के कई सारे रीयूज, हम पानी को रीयूज कर सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ तक नेट जीरो का प्रश्न है, वहाँ पर हमको रेन वाटर को कलेक्ट करना है. अभी हम लोग एक लीड प्लेटिनम बिल्डिंग की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. उसके अंदर जो लीड कंसल्टेंट है उनका ये कहना था कि सब जहाँ पे रेनफॉल मोर देन 900 mm पर ईयर है, वहाँ पर तो हम नेट ज़ीरो अचीव कर सकते हैं. बिकॉज आपको बरसात के पानी से ही पूरा का पूरा आपका साल निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ यूसेज. लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, मैं तो गाँव में पला हूँ और बड़ा हूँ. बीकानेर और इधर चूरू साइड में हम लोग काफ़ी रहे. तो वहाँ पे जो अभी सर भी बात कर रहे थे कि पुरानी जो तकनीकें हैं उनको हमें अपनाना चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम रेन वाटर को हर घर में, अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने तो बोला है कि 300 स्क्वायर मीटर पे आपको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है. मैं तो कहूँगा हम पानी को कलेक्ट करें, हर घर की छत. मेरे अंकल सर, जो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये कंपलसरी हो जाए तो बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी, पानी को बचाया जा सकता है, हाँ, और ये मैम, पूरी तरह से कंपलसरी हो जाए, लागू हो देखिए, जाए? कंपलसरी जो सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है कि आप रिचार्ज कर सकते हो. मैं तो कह रहा हूँ उस पानी को हम कलेक्ट करके साल भर पानी पी सकते हैं. हम हमारे गांव में जो घर था उसका एक टांका बना देते थे और वो भी चूने का होता था, लाइम का वो चूने का टांका होता था. साल भर हम उसी से पानी पीते थे, पूजा में वो भी पानी काम आता था. उसके अलावा मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हम अगर सरकार भी ये, या हम कुछ जो इंजीनियर्स हैं वो अपने टेस्टिमोनीज ऐसे शेयर करें कि मैंने मेरे घर में एक इस तरह का टैंक बना रखा है जिससे हम साल भर हमारा पीने का पानी या किचन के लिए हम पानी को उससे यूज़ करते हैं. और गांव में भी जो गृहिणियां हैं वो फर्स्ट फ्लश, जो भी सर बोल रहे थे, मतलब हम वही बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लश का बहुत ध्यान रखा जाता है कि पहली बरसात जो आती है उसके पानी को पूरा बाहर निकाल दिया जाता है. मेरे अंकल रहते हैं नागौर के पास में, वहाँ पर उनका 20,000 लीटर का पानी का अंडरग्राउंड टैंक है और साल भर वो चार मेंबर्स का, जो 5 मेंबर्स का परिवार है, साल भर उसी से पानी अपना यूज करता है. तो बेसिकली जो जीरो डिस्चार्ज वो बहुत अच्छी पहल है. इससे और लोगों को भी, क्योंकि अगर आप ये बात बता रहे हैं, जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस चीज को अडॉप्ट करेंगे तो पानी को बचाया जा सकता है. और कल को भविष्य जो होगा, जो आने वाली पीढ़ी होगी, इससे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी. इसमें एक और बात मैं कहूँगा मैम, अगर हम जैसे पानी का जो मेजरमेंट शुरू कर दिया, जैसे हम बिजली के ऊपर हम क्यों इतने कॉन्शियस हैं? आप देखते हैं कि हर घर में या हर ऑफिस के अंदर लिखा है कि आप कमरे से बाहर जाने से पहले लाइट और पंखे बंद करके जाएं, राइट? इसका कारण यह है, जैसे साहब ने भी बताया, कि 20 लीटर पर किलो लीटर, हम 20 रुपया पर किलो लीटर हमारा बीसलपुर से पानी लाने की कॉस्ट आती है. अगर हमारे पानी की कॉस्ट अगर हमको लगे कि ज़्यादा आ रही है तो हम उसका महत्व तो समझने लग जाते हैं. मैं तो कहूँगा अगर हम मीटरिंग भी शुरू कर दें, अगर मैं ये क्लेम करूँ कि साहब मैं 10 लीटर पानी से नहा लेता हूँ, या हमको ये पता पड़ जाए कि मेरे घर में इतना लीटर पानी प्रतिदिन प्रयोग में आता है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये अवेयरनेस भी आ जाएगी कि हम स्टार रेटेड कर दें कि सर 5 स्टार वाटर कंजर्वेटर हैं. थैंक यू जी. राय सिंघानी जी से मैं जानना चाहूंगी कि सर, इस वर्ष की थीम है बी द चेंज. इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं, इससे क्या चेंजेस आएंगे? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस वर्ष की जो थीम है बी द चेंज, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे चेंजेस कैसे आ सकते हैं, या क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस आएंगे जब हम भाषण सुने या ऐसी बातें सुने तो उसको अपनाएं. बहुत आसान होता है जाकर के लोगों को बताना और समझाना कि ये बातें हैं. सब लोगों को मालूम है कि हम पानी को कितना बर्बाद करते हैं.
कितना वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारी कोशिशें होंगी कि हम बूंद बूंद पानी बचाएं और दूसरों को देख कर के, जैसे कोई हमारे रिचार्ज वगैरह का अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम रिचार्ज करें, यहाँ टैंक्स बनाएं, यहाँ कहीं पर सोक पिट बना हुआ है, तो उसके साथ मिक्स ना हो जाए और उसको हम अच्छी तरीके से किसी टेक्निक के साथ डिस्कस करके तब जाकर उसको एडप्ट बनाएं। ये नहीं सोचें कि इन्होंने त्रिपाठी जी ने बनाया है या गोयल जी ने ऐसा बनाया है तो उसको मैं एडप्ट कर लूँ। दैट मे नॉट सूट अस। बेहतर ये है कि पहले हम उसको अच्छी किसी तकनीकी वाले से डिस्कस करके अपने स्पेस को डिस्कस करा करके वो करें, और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे प्रोवाइडेड, जैसे अभी अमिताभ बच्चन ने भी कहा है, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। जो कोशिशें होनी चाहिए वो हर किसी इंडिविजुअल से अपनी तरफ से होनी चाहिए। ऐसा न होगा कि मेरे इस करने से क्या हो जाएगा, मेरे ऐसा करने से क्या हो जाएगा। आप लोग उसको अडॉप्ट करिए। मैं समझता हूँ आगे चल कर के ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे, जैसे आज हमने ये प्रोग्राम किया है वर्ल्ड वाटर डे करके हम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम जीवन में अपनाएं इंडिविजुअली। ये न सोचें कि मैं ये काम क्यों करूं। अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। और साथ साथ में जैसे अभी हम बता रहे थे, पुरानी तकनीकों को नहीं भूलें। वापस मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं से हम सीख करके आगे चल करके नई तकनीकें डेवलप कर सकते हैं। आजकल के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो हमारी और नए तरीके निकले हैं पोल्यूट करने के पानी को, उसको रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव स्टडीड व्हाट वाज बीइंग डन इन द ओरिजिनल। पुराने ज़माने में क्या किया जाता था उसको भी स्टडी करना, क्योंकि कुछ एक तकनीक जो है वो उसको आज भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं, वही हमें सक्सेसफुल बना देंगी इसमें करने के लिए। सर मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी तकनीक बताएं जो पुरानी तकनीक, हम बी द चेंज की बात तो कर रहे हैं, चेंजेस आने चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिसे अडॉप्ट कर ले हम तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अभी जैसे मैं बता रहा था, बगरू में है, वो आज आए हैं कि इंजीनियर करने, जिनको पद्मश्री भी मिली है, लक्ष्मण सिंह जी है ना, उन्होंने वहाँ पर एडप्ट करी है और इतने हरियाली और वो कर दिया है। और कहाँ पर उन्होंने कुछ तालाब टाइप बना दिए, पानी कलेक्ट किया, उसको वैसा कर रहे हैं। वो छोटी, वैसे वही चीज़ें हम लोग आजकल कह रहे हैं कि आप घर में ही वाटर हार्वेस्टिंग करिए, उनको कलेक्ट करिए और उनको वैसा सेव करिए। और वो विलेज लेवल पर भी वैसी चीज़ें करके वो कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। टंके बना देते थे हम उनको, जो आज हम कह रहे हैं पानी को आप स्टोर करिए। टंके पहले भी बड़े बड़े महलों में भी बने रहते थे और यहाँ जयपुर में भी कई जगह पर ऐसे बनाए हुए थे टंके, जिनसे वो पानी करके और सप्लाई भी करते थे। इवन हमारे बीसलपुर में जो जाकर के इम्प्रूवमेंट हुई है, कैसे हुई है वो ओरिजिनल जब उन्होंने सोच करके बनाया तब जाकर के वो बीसलपुर डैम में आकर के आज हम पता नहीं कहाँ कहाँ पर पहुँचा रहे हैं। जिसके पास भी पानी, जैसे हमारे जगतपुरा में भी ये पानी पहुँचा दिया उन्होंने उठा करके। पहले लिमिटेड उसमें करते थे, लेकिन ये एडप्ट करिए कहाँ से, वो पुरानी तकनीकी को लेकर के और साथ में जो न्यू हमारी टेक्नोलॉजी उनको मिला करके उन्होंने इन चीज़ों को डेवलप किया है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू एडप्ट इन अवर लाइफ। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी, और लेकिन इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। अगर जाकर लोगों के बीच में जैसे पहले होता था नुक्कड़ नाटक वगैरह, या किसी तरह से जो है लोगों को जागरूक किया जाए या सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो मेरे ख्याल से आसानी होगी। मैं कहता हूँ कि गांव के लोगों को तो काफ़ी कुछ मालूम है, सीखना हम लोगों को है, हम पढ़े लिखे लोगों को। अगर हम पढ़े लिखे लोग अडॉप्ट करेंगे, हम तो सोचेंगे ये हमने गांव वालों के लिए बनाया है, हमारे लिए ये नहीं है। जब तक ये समझ में हमें नहीं आएगी, हम लोग वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि बेहतर ये है अपने आप को चेंज करें, अपने उसकी पोजीशन को, अपने कैडर को, और उस तरीके से देख करके न करें। मैं समझता हूँ अगर घर में भी जैसे हम माँ बाप अगर हैं, अगर हम अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं तो बच्चे उससे सीख जाते हैं। तो हमें पहले खुद करना है, ये नहीं करना है कि हमने गांव के वालों के लिए है और मंत्री कहे कि ये मैं बाकी लोगों को सिखाने के लिए हूँ, मैं ये अडॉप्ट करूँ। आज महेश जी जोशी जी ने अच्छी बात बता दी, जो मैंने कहा कि मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, ज़िंदगी में करता रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि वो पानी की बोतल में उठा करके चल देता हूँ और बाद में इस्तेमाल करता हूँ। ये चीज़ें हम लोगों को पहले सीखनी है, फिर हम गांव वालों को काफ़ी चीज़ें आती हैं, उनको सिर्फ हमें और सुविधाएं देनी है सो दैट दे कैन यूज़ इट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि गांव वालों से हमें सीखने की ज़रूरत है। गांव वाले शहर की तरफ कम भागे, क्योंकि हमें भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। रोहित जी, आपके पास आऊंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर रेगिस्तानी बात करें, रेगिस्तानी या मैदानी या पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर हार्वेस्टिंग का, वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका सेम होता है या अलग होता है? ये जो एक सोच कई बार होती है कि हमारे एक जो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया है हमने, उसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं या मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली यदि आपने प्रॉपर डिज़ाइन करना है तो आप किसी भी लोकेशन पे वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना होता है। तो रेगिस्तान जैसे जो रेतीला इलाका है उसमें भी मैं तो कहूँगा कि एक स्ट्रक्चर जो एक जगह पे बना है और जो उसी इलाके में यदि दूसरी जगह पे बना है और वहाँ की कंडीशंस डिफरेंट हैं, वहाँ पे सपोज़ नीचे कुछ जिप्सम लेयर है या कोई इस तरीके की कोई चीज़ें हैं जो इधर नहीं है, तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो हाउ मच यू आर अवेयर, कितना आप जानते हैं उस एरिया के बारे में, कितना आप अवेयर हैं, उसके बेसिस पे आप उसको यदि प्रॉपरली डिज़ाइन करें तो वो स्ट्रक्चर्स आपके प्रॉपर बन सकता है। स्ट्रक्चर्स भी बना दिया आपने लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं किया तो फिर वही बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही डिज़ाइन कैन मीट एवरीथिंग। हाँ, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं और वो एक्सपीरियंस हमको रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ेगा। रोहित जी, इस बात पर विस्तार से आपसे भी चाहूँगी कि आप भी विस्तार से बताएं कि कैसे किया जा सकता है इन तकनीकों का इस्तेमाल। डिज़ाइन के पर्पस के लिए या मतलब उसके लिए, तो टेक्निक्स का क्या कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये तो आई थिंक कभी भी आप यदि कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस यूज़ हो सकते हैं, वेदर आपका जो फिल्ट्रेशन है उसमें, ये सारी नॉलेज तो काफ़ी कुछ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें कौन से ऑप्शंस आपको यूज़ करने हैं वो आपको डिपेंड करेगा आपका। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कैचमेंट जो एरिया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें जो पानी आप उसमें कैच कर रहे हैं, मतलब उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब वो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं एंड उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। आपका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, पाइप नेटवर्क है, आजकल जैसे कई सारे पेपर्स मैंने देखे हैं अभी रिसेंटली, वो इस बात पे काफ़ी एम्फेसिस करते हैं कि जो पानी है, रेन वाटर, आपका जो वाटर आप कलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी कंटामिनेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली कैचमेंट एरिया में ही कंटामिनेट हो सकता है। तो यू हैव टू पे अटेंशंस टू एवरी डिटेल्स एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद वो पानी कहाँ जा रहा है। यदि हम उसको रिचार्ज कर रहे हैं और एक्वीफर में रिचार्ज कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमें नेचर से, जैसे सर ने पहले बताया था कि नेचर में भी आपका रिचार्ज होता है, तो नेचर में वो फिल्ट्रेशन होकर रिचार्ज हो रहा था, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं बेसिकली, हम उसको एनहांस रिचार्ज कर रहे हैं। यदि हम कोई एबेंडेंट वेल है उसके अंदर उस पानी को छोड़ रहे हैं और उसके थ्रू रिचार्ज कर रहे हैं तो हम वो शॉर्ट सर्किटिंग कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर कि हम कहीं इस चक्कर में उसकी जो क्वालिटी है उसको तो नहीं ख़राब कर रहे हैं, जो एक्वीफर है उसमें जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है, क्योंकि यदि हम उसी पानी को फिर ह्यूमन कंजम्पशंस में यूज़ कर रहे हैं तो वी ऑल नो दैट कई सारी बीमारियां हैं जो अब आजकल हमारे बढ़ती जा रही हैं। तो उसका कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि हम शॉर्ट रन में उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसका उस क्वालिटी के वाटर को यदि आप 5 साल की यूज़ करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको लॉन्ग पीरियड में यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे या आपकी नेक्स्ट जनरेशन की हेल्थ पे डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा। प्रमोद त्रिपाठी जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रदेश में भूजल की वर्तमान स्थिति में सुधार की क्या कुछ संभावना है, कैसे सुधार किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, राजस्थान स्टेट में जो आपका भूजल का जो स्थिति है, जो आपकी अरावली जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है ना, दोनों तरफ में बहुत अंतर है। अरावली से जो ईस्ट का पार्ट है आपका, जैसे कोटा हो गया और इधर का एरिया हो गया आपका सवाई माधोपुर, इन सब एरिया में आपका
सब सरफेस स्टोरेज नहीं है, लेकिन बारिश होती है तो छोटे छोटे पॉन्ड और जो भी तालाब हैं वो भर जाते हैं और स्लोपी एरिया है, तो पानी आपका बेस फ्लो के रूप में बह के चला जाता है। नीचे सब सरफेस स्टोरेज नहीं है, वाटर लेवल वहाँ पे 5 मीटर 4 मीटर दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपका पोस्ट मानसून सीजन आएगा जनवरी फरवरी, वो ड्राई होने लगते हैं। अरावली के वेस्ट में क्या है, बारिश भी कम है, इधर बारिश अच्छी होती है आपकी 400 500 600 mm तक बारिश होती है। जैसे वेस्ट में जाएंगे अरावली में आपकी बारिश कम होती है, तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है और वाटर लेवल भी डीप है और नीचे सलाइन वाटर है, तो आप डायरेक्ट रिचार्ज भी करेंगे तो पानी आपका सलाइन वाटर में चला जाएगा। इसलिए वहाँ पे कंजर्वेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए देखें कि नेचुरली वहाँ पे टाँके बना करके लोग पानी को सहेज करके रखते हैं कि मान लीजिए ग्राउंड वाटर का लेवल आपका 100 मीटर या 150 मीटर पे है और नीचे सलाइन वाटर है, तो वहाँ रिचार्ज कर दिया तो सलाइन वाटर निकलेगा। तो ये जो प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जो वेरिएशन इन रेनफॉल, मतलब जहाँ पे आपके सब सरफेस स्टोरेज है वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ सब सरफेस स्टोरेज नहीं वहाँ बारिश अच्छी होती है, वहाँ बह के चला जाता है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो बाकी इंडिया के पार्ट से मेल खाता है, जैसे बुंदेलखंड हो गया, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, वहाँ पे वाटर लेवल शैलो है लेकिन सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन वेस्टर्न पार्ट में क्या है कि बारिश 150 से 200 mm हो रही है और वो पूरा थार डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम है, इसलिए वहाँ कंजर्व करना है आपको। और लोग कंजर्व करके ही उसको, जैसे आपके एग्रीकल्चर में भी आपके फार्म पॉन्ड बनते हैं, यूपी बिहार अन्य प्रदेश में फार्म पॉन्ड बनता है, सीधे रिचार्ज हो जाता है पानी। यहाँ पे फार्म पॉन्ड बनता है, उसमें पॉलीथीन शीट डाल देते हैं कि पानी को रिचार्ज करेंगे तो निकालने में उतनी एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, तो कंजर्व करते हैं। तो कंजर्वेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द वेस्टर्न पार्ट। इसीलिए आप देखेंगे जितना भी वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे टाँके ही प्रचुर मात्रा में चाहे पीने के लिए हों या कंजर्व करके हम ले रहे हैं। और दूसरा है कि आपकी दूरदर्शी सोच थी, हमारे पुराने जो लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी कैनाल ले आए, तो बीकानेर एरिया और जैसलमेर एरिया वहाँ पे क्या है कि पानी एश्योर्ड होके मिल रहा है, और आपका सीकर झुंझुनू एरिया जहाँ की पानी पहले उपलब्ध था वहाँ एक्सप्लॉयटेशन किया कि पानी आपके पास उपलब्ध है, आपने एक्सप्लॉयट कर दिया। वहाँ पे अब समस्या ज़्यादा है बीकानेर और थार के एरिया से, कि प्रबंधन किया गया पानी का, सरफेस वाटर वहाँ पे आ गया, वहाँ पे एश्योर्ड पानी मिल रहा है, लेकिन इस एरिया में क्योंकि ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी हमने पूरी रखी तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अभी प्रोग्राम किया था जोधपुर में, वहाँ पे मेयर महोदय आई थी, उन्होंने कहा जोधपुर में प्रॉब्लम आ रही वाटर लॉगिंग की, क्योंकि वहाँ पे पानी ले आए वो कैनाल से, और वहाँ पे पानी क्योंकि बेसमेंट में जहाँ खुदाई कर रहे हैं तो पानी आ रहा है, तो ये है कि पानी का बहुत शैलो लेवल होना भी खतरनाक है। तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से हमको इंटरवेंशन करने हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार का तो बहुत अच्छा पहल है। मेरा ये कहना है कि जितनी भी जगह पे सफल हुए हैं आंदोलन, वहाँ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हुआ है तभी सफल हुए हैं। चाहे अभी बात हो रही हो, अभी उदाहरण दिया राजस्थान का, या हिवड़े बाजार हो, रेलेगांव सिद्धि हो, कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करके उसमें इन्वॉल्व हुई है तभी सफल हुआ है। तो जब तक गांव-गांव में लोगों को जोड़ करके उनकी बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा तब तक कोई भी आपका प्रोग्राम सफल नहीं होगा। और हमारे यहाँ जैसे अटल भूजल योजना चल रही है, राजस्थान के 38 ब्लॉक में चल रही है, वो भी 2019 से 2024 तक की वो भी योजना है। उसमें 100% फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक से है। तो उसमें भी जो मेजर हमारे इंटरवेंशंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं डिमांड साइड, कि एग्रीकल्चर में पानी 85% यूज़ होता है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन या चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न करके गांव में लोग अपने जो ग्राम सभा में उसमें बजट देखते हैं कि हमारे पास कितना पानी की बजटिंग करते हैं, उसके बेस पे वो डिसीजन ले करके कि आगे हमें कैसे इसको प्रबंधन करना है। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। जैसे कि इस बार का आपने थीम देखा होगा जो अपना वर्ल्ड वाटर डे, एक्सेलरेटिंग द चेंज, मीन्स कि हमें गतिशील परिवर्तन करना है, कि अभी तक जो हम इंटरवेंशन कर रहे थे उसमें हमको एक्सेलरेट करना है, तो तभी हम सफल हो पाएंगे। यानी कि आमूलचूल परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, हमें परिवर्तन बड़े लेवल पे करना होगा। हाँ, मतलब उसमें हमको एक कैटलिस्ट वाली भूमिका निभानी है कि उसको हम और लोगों को जोड़ करके 1 and 1 2 ना हो, 1 1 और 1 11 हो जाए। जी,
बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं और आप सुन रहे हैं कि कैसे संरक्षण किया जा सकता है, और ये हमें अपने लेवल पर भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में भी वो बातें उतारनी होगी। सुधीर जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बड़े इंस्टीट्यूशनल्स की बात करें, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज की बात कर ले, होटल्स में, तो यहाँ पर पानी की बचत और रिचार्जिंग और इसी के साथ रिसाइकलिंग की क्या कुछ उपाय किया जा सकते हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जो बिल्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग्स में बेसिकली हमको, जैसे सर ने भी बोला, कि डिमांड साइड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़, जैसे लैंडस्केप की बात करें हम, तो लैंडस्केप के अंदर ड्रिप इरिगेशन है, और मॉइस्चर को देख के फिर हम उसको अंडर दी सरफेस वाटर ड्रिपिंग का हम प्रोग्राम, इस तरह की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे हम इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन करके एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोफेशनल्स की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम सभी प्रोफेशनल्स में काम करते हैं। तो लो फ्लो फिक्सचर्स का अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काफ़ी इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि हम लो फ्लो फिक्सचर्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रीन सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो शावर के अंदर जो पानी है वो करीब 6 लीटर पर मिनट का शावर आपका लो फ्लो फिक्सचर कहलाता है। WC फ्लशिंग की हम अगर बात करें, जैसे आप अभी जो कह रहे हैं बिल्डिंग्स के हम कैसे डिमांड साइड कंट्रोल, तो हम ऐसी WC का प्रयोग करें जो 4 लीटर पर फ्लश फुल फ्लश और 2 लीटर हाफ फ्लश, उस तरह की WC हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो टैप्स हैं वो 2.5 लीटर पर मिनट के फ्लो से अगर हम यूज़ करें। इसके अलावा हमने भी, हमारी प्लम्बिंग एसोसिएशन ने एक मुहिम चलाई थी, सेव वाटर मिशन। हमने सेव वाटर में हमने एरिएटर्स दिए थे। पूना में हमारा जो चैप्टर है, उन्होंने करीब 5 करोड़ लीटर पानी बचा के दिखाया 1 साल के अंदर, जिसके अंदर हमने एरिएटर्स इवन एयरपोर्ट्स पे, इवन हॉस्पिटल्स के अंदर जो एरिएटर्स, अगर आपने देखा हो वॉश बेसिन जो होती है हमारी, उसमें जब हम हाथ धोते हैं तो उसमें पानी, अगर आपका पानी एयर के साथ आता है तो एकदम लादर बनता है, सफ़ेद सफ़ेद पानी आता है, राइट। वो एक्चुअली उसमें हवा मिक्स होके आती है और वो हाथ को भी अच्छा क्लीन करता है। अभी हमारा एक प्लम्बिंग एसोसिएशन ने एक एग्जीबिशन करती है जिसको हम कहते हैं प्लम्बेक्स। वो भी अप्रैल के अंदर हम बेंगलोर में वो प्रोग्राम कर रहे हैं। पीछे दिल्ली में हमने प्लम्बेक्स किया था, तो वहाँ पे स्टार्टअप्स हैं काफ़ी सारे, जो बेंगलोर के स्टार्टअप्स हैं या हमारे कह लीजिए कि हैदराबाद के स्टार्टअप्स हैं। दे हैव डेवलप्ड सच एरिएटर्स जो कि 1.5 लीटर पर मिनट का फ्लो देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर एयरपोर्ट पे देखें, दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे, तो पानी जो है वो बिल्कुल इस तरह से आता है कि वो क्लीन भी करता है और वाटर का फ्लो रेट भी बहुत कम है। सो 1 लीटर पर मिनट, इवन 0.5 लीटर पर मिनट के भी एरिएटर्स उन्होंने डेवलप किए हैं। और वो मैडम थारा हैं जो अर्बन मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे होटल्स हों, तो उसमें हम एक तो लो फ्लो फिक्सचर्स हमने यूज़ करने शुरू किए हैं और काफ़ी प्रमोट किए हैं। इवन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ये लो फ्लो फिक्सचर सर्टिफाई किए हैं। हमारी जो इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन है उसका एक प्रोग्राम है वाटर एफिशिएंट प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स, VP, जो अगर आप देखेंगे यूनाइटेड USA के अंदर भी वाटर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन होता है। अगर राज्य सरकार में हमने पीछे बात कर रहे थे कि साहब हम एक वाटर, जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वैसे ही ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी बनना चाहिए। और ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी में हम इस तरह के प्रोडक्ट को हम सर्टिफाई करें जो लो फ्लो फिक्सचर्स हों। अदरवाइज आप देखिए शावर्स, हम रेन शावर की बात करते हैं 18 लीटर पर मिनट। अगर आप 2 मिनट या 3 मिनट भी नहाते हैं तो कितना पानी उसमें बह सकता है। सो इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी चीज़ें ध्यान रखें कि हम जिस तरह के प्रेशर्स को यूज़ कर रहे हैं, पंपिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं, उन पंपिंग सिस्टम्स को भी इस तरह से प्लान करें। कई बार क्या होता है, तो एनर्जी भी सेव होती है और वाटर भी सेव होता है। सो मेजरली हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि हम फिक्सचर्स ऐसे यूज़ करें जो लो फ्लो हो। एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो लोग तो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं,
लेकिन अक्सर ये देखा जाता है बहुत जगह व्यर्थ होता है। तो ऐसा ना हो कि उन पर ये कंपलसरी कर दिया जाए या कोई कड़े कदम उठाए जाए, तो ताकि ये जिस तरह से वेस्ट कर रहे हैं वाटर, वो ऐसे वेस्ट ना हो। देखिए, वाटर वेस्ट का तो ये तो अवेयरनेस की बात है, जो कि अभी सर ने कहा, ये मंत्री महोदय ने भी कहा कि एक सॉरी अवेयर। सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। अवेयर तो हम कई बार करते हैं और आज भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ दिल से जागनी चाहिए कि हमें ये करनी है। कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जब प्यार से कोई नहीं मानता तो कड़ा कानून होना चाहिए, तो शायद वो चीज़ मान भी ली जाए। देखिए, पानी जो है वो एक एसेंशियल सर्विस है। मतलब पानी, जैसे वो कहते हैं ना कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस जून। सो वाटर इज द एसेंशियल सर्विस। तो हम उसके लिए किसी को पिनलाइज करें, वो आई डोंट नो वो एज ए पॉलिटिकल या एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट किस तरह से रिएक्ट करेगा पब्लिक के सिनेरियो में। लेकिन यस, डेफिनेटली हम इसको एक जैसे इसको ना एक पॉजिटिव सेंस में अगर हम बनाएं, बजाय कि हम उसको पिनलाइज करें, हम जो जल दूत जिसे हम कहते हैं, है ना, अगर हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें तो शायद एक ये इसके बारे में जो अवेयरनेस है, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक नकारात्मक रूप में नहीं जानी चाहिए, वो एक सकारात्मक रूप में जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका पॉजिटिव इफेक्ट देख के और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से नई बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर शुरू से अगर वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग जाके पहुँचाएं, ये चीज़ें जो हैं अगर गवर्नमेंट के द्वारा हो या इंजीनियर्स, अगर आप लोगों की बात करें जो बेटर तरीके से आज बातें बता रहे हैं, तो उन्हें अगर जो है इस चीज़ के बारे में अवेयर वहाँ जाके किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली जैसे यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कई सारे एनजीओज के से भी आए हुए बैठे होंगे। हमारे देश में जल के ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रही है। इवन स्कूल के अंदर जो करिकुलम भी होता है, उसमें भी पानी बचाओ के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स और इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। बच्चों के फैशन शो प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें भी कई तरह से जल बचाओ। तो ये कई तरह के, जैसे वाटर डे की बात कर रहे थे हम अभी, जल, तो उसको भी बहुत मतलब फैनफेयर के साथ मनाया जाए तो आई थिंक ज़्यादा अवेयरनेस आपने आज प्रोग्राम किया है, जिसमें हम आशा करते हैं कि काफ़ी सारे लोग इसको देख रहे होंगे। और जो बातें, और हमने ऐसी बातें भी कही हैं जो जिसको अपने घर में हम एक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम अपना पीने का पानी या हमारा किचन में काम आने का पानी खुद स्टोर कर सकते हैं, बजाय हम किसी और सोर्स पे डिपेंड करें। तो आई थिंक ये इसी प्रकार से हम अवेयरनेस को और अच्छा ला सकते हैं गाँवों में, चाहे स्कूल में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें जो है ये बताई जा रही हैं कि परिवर्तन हमें खुद से लाना पड़ेगा। राजेश सिंघानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो पानी की वेस्टेज की हम बात कर रहे हैं, कई जगह होती है वेस्टेज, तो वहाँ ये देखा जाता है कि अगर हम बात करें घर से हमें चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास वो लगे, वो फिल्टर लगे होते हैं, आरओ लगे होते हैं, उसके बाद जो है शुद्ध पानी हमारे पास आ गया, जो पानी जो उसमें से वेस्ट निकला वो हम उसे फेंक देते हैं, वो भी एक तरह से व्यर्थ हो रहा है पानी। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसके बारे में कई चीज़ें बोली जा चुकी हैं कि हम उनको घर में ही ट्रीटमेंट करके वापस हम इस्तेमाल करें या अपने फल पौधों के लिए। मैं जोधपुर गया था, अपने प्रोफेसर एसपी गुप्ता सर जो अभी हयात नहीं है, तो उनकी वाइफ सरोज मैम जब पोछा लगा रही थी, पोछा लगा करके जो पानी होता था उसको बाल्टी भर करके जा कर के अपने पौधों को देती थी। उसमें जो काफ़ी गंद आ जाता था पोछा लगा करके, वो इस तरीके से उनको देती थी, वो पौधे भी ठीक रहते थे। पौधों के ऊपर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें बिछा देते हैं जिससे उनका एवोपरेशन कम हो जाए, जिससे पानी की मात्रा कम उड़े, जिससे 1-2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में अपने पौधों को जैसे ग्रीनरी भी रहे और उसके साथ में ये भी, ये छोटे छोटे उपाय हैं किस तरीके से कम कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि जो अगर हम किसी को लगाते हैं पानी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, उनको बहुत तेज़ पानी चाहिए
क्योंकि उनको काम करना है 5 या 7 मिनट में करके जाना है, और साथ में उसको इतना पानी वेस्ट करते हैं, इतना पानी वेस्ट करते हैं उसमें, उनको बड़ी मुश्किल से जा कर के कई बार चिल्लाने के बाद जा कर के उनकी पानी की मात्रा वहाँ पर कम होती है। उनको भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है इस तरीके से दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार तो मैं कहता हूँ मैं बर्तन धो करके दिखा देता हूँ, देखो कम पानी से कैसे धो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम अगर अपनाएं, उस समय ये नहीं सोचें कि मेरी औकात तो ये है। औकात को भूल जाइए, जानते हैं आप तो करके सिखा दीजिए उसको। स्कूलों में भी यही काम करता हूँ। अभी भी मैं किसी स्कूल में जा कर के सोशल सर्विस करता हूँ और इनके बारे में करता हूँ। कई बार वहाँ पर बताता भी हूँ कि यहाँ पर ये सिग्नल लगा दिए, यहाँ पर ये लगा दीजिए। हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हम लगा देते हैं कि आप जब बाहर निकलें तो आप उसको नलके को बंद कर दें। और वहाँ पर कई ऐसे नलके लगाए हैं आजकल, जैसे आपके बड़ी बड़ी होटलों वगैरह में होते हैं कि आप थोड़ा धोते हैं तो पानी बंद हो जाता है, नल का हटाते ही। वो सब फैसिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन उनको देख सकता है। कॉलेजेस वगैरह में और भी की प्रॉब्लम होती है कि कई बार जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लेना होता है, झगड़ा करना होता है, तो टैप्स को पहले अटैक करते हैं। वो चोरी भी कर देंगे, चोरी नहीं करते, उठा करके बस ख़राब कर देते हैं। उठा करके चोरी की आदत नहीं होती उन्हें बच्चों में, लेकिन ख़राब करने की आदत होती है। उनको डेली जा कर के, जब भी कभी हमें बातें हों डेली, इनको या कहीं पर ऐसे लिखने पड़ते हैं सिग्नल, जल बचाओ ये वगैरह, वहाँ पर भी लगा देने से उनमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हमारा ही इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा ही है, जल भी हमारे लिए ही है। इस तरीके से हमें सुविधाएं करनी चाहिए। और जैसे ये पानी को बचाने का घर में बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अभी हमारे गोयल जी ने भी बताई, इन्होंने भी बताई। उसी तरीके से रीयूज़ ऑफ वाटर को करके, या ज़ीरो वाटर कह रहे हैं, या हम कहते हैं नेट ज़ीरो में बात कर रहे हैं, इस तरीके की सुविधाएं हमें घर में भी क्रिएट करनी चाहिए उठा करके। यही है। रोहित जी, अगर बात की जाए कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि बारिश, अभी अचानक से बारिश हो गई, उसमें से कैसे हम पानी शुद्ध अपने लिए ले सकते हैं? कैसे जो है अशुद्ध वाटर, अगर अशुद्ध मतलब कि जो वेस्ट हो गया है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है, कैसे आम लोगों को समझ में आएगा, सरल भाषा में अगर जानना चाहे तो? जी रोहित जी। तो वंस अगेन, यदि आप रेन वाटर यदि है आपके उसमें, तो सबसे पहली जो एस्पेक्ट्स है वो घरों में वो ये देखने का एस्पेक्ट है, क्या रेन वाटर जो हमारे सरफेस पे पड़ के वो कहाँ जा रहा है, क्या हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे यहाँ पे सिस्टम है जिसमें हम उस पानी को एक जगह पे, या मतलब उसको मल्टीपल लोकेशंस पे उसको मतलब हम कलेक्ट कर सकते हैं। और देन ओनली वी कैन डिज़ाइन अ सिस्टम वेयर वी कैन उसको कलेक्ट करके फिर कैसे यूज़ करना है। ये अगेन वो यही बात है कि जो सरफेस जो है जिससे कि वो कलेक्ट, जिस पे वो पड़ रहा है, उस सरफेस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपका रूफ टॉप है और उस पर नॉर्मली आपकी इनफिल मतलब अच्छी सरफेस रहती है, लेकिन यदि वहाँ पे आपकी बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स हैं या कोई पेड़ है जो उस रूफ के ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस रूफ के ऊपर जो कचरा, मतलब वो बरसात से पहले जो उसका गंदगी हो सकती है, तो उसको क्लियर करके और उसको रख के इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सो आप यदि डिज़ाइन करना चाहते हैं किसी भी अपने हाउस होल्ड में, तो या तो एग्जिस्टिंग हाउस में, और यदि नया हाउस बना रहे हैं तो उसमें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं रूफ टॉप से, और उसके लिए आप अलग से स्टोरेज टैंक रख सकते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। और उसको कहाँ यूज़ करना है, जैसे कार वॉशिंग में, फ्लोर में आप जो भी हैं, या फिर आप अपने उसमें मतलब अपने जो आपके प्लांट्स और ये सब लगे हैं उनके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रमोद जी, आपके पास आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी बी द चेंज को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यही थीम है, इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रही हूँ कि इसको कैसे देखते हैं आप? वी का मतलब हुआ आई एंड यू, दोनों को जोड़ दीजिए तो हम और आप, मतलब पूरी कम्युनिटी को एक मिशन मोड में जब काम करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। कोई क्षेत्र हो, पानी बचाने का हो, चाहे एनर्जी बचाने का हो, चाहे पर्यावरण का हो, जल जंगल ज़मीन सब मिलकर के एक पर्यावरण बनाते हैं। तो चाहे
गंगा सफाई अभियान अभी चल रहा है, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ज़रूरी है। ये कहते कहते थक गए कि भाई घर का जैसे उसका होता था, आपका भगवान रखते हैं घर में, फूल पौधे उनको जाके डाल देते थे, वो करके वहाँ पे किनारे किनारे गड्ढे बना दिए, उसमें अब लोग डालते हैं, उसकी खाद बन जाती है। तो पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, तभी हम किसी भी मुहिम में, चाहे पानी बचाने की हो या अन्य क्षेत्र में, तभी हम सफल हो पाएंगे जब सबको लेकर के चलेंगे। वी कैन डू, तो यही है आई एंड यू, सब लोग मिलकर इसको करें। सर आप कैसे देख रहे हैं बी द चेंज थीम को? जी सुधीर जी। बी द चेंज, अपने आप को बदलें। आई थिंक ये जो मैसेज है या ये जो टैगलाइन है, आई थिंक ये हमें अपने से शुरू करना पड़ेगा, राइट? जैसा कि सर अभी कह रहे हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आई थिंक दैट इज द करेक्ट वे ऑफ गोइंग अहेड विद अ चेंज। और जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो मैं हमेशा मतलब आई जस्ट लाइक टू शेयर, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं स्वयं कैसे पानी को कम से कम वेस्ट करूँ। इवन जैसे शावर भी लेते हैं तब भी हम ये ध्यान रखें कि हम पानी को कम से कम प्रयोग। मैं तो बाल्टी से नहाता हूँ, मैं शावर से नहीं नहाता फॉर एग्जांपल, राइट? तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं कितने लीटर पानी से नहाया, बिकॉज एक बाल्टी 20 लीटर की होती है, 15 लीटर की भी हो सकती है। सो हमें ये देखना है कि हम प्लस जैसे हम घर में भी हम कोशिश करते हैं कि हम पानी का ग्लास जो भरे वो आधा ही भरे, एक बार में आधा ही भरे, जितना हम पी सकते हैं उतना ही पिए। तो ये अपने स्तर पे इसी प्रकार से हम हमारे ऑफिस में भी इसी प्रकार के प्रयास करते हैं कि आप उतना ही पानी पिए। इवन हमारे 10-15 स्टाफ का जो ऑफिस है उसके अंदर भी हम पानी को इस स्तर से पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बचाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा हम जब भी मीटिंग्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम यही बात करते हैं कि हाउ एज ए इंडिविजुअल यू कैन सेव वाटर। तो आई थिंक अगर हम इस प्रकार का अपना व्यवहार जैसे हम कहते हैं उसको हम बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे इंडक्शन इफेक्ट से आई थिंक वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू चेंज एंड सेव वाटर फ्रॉम वेस्टिंग। सिमिलरली जैसे कई बार हम ये भी करते हैं, जैसे आपने भी प्रश्न पूछा कि आरओ का जो रिजेक्ट होता है, आरओ में भी हम अगर 2 स्टेज 3 स्टेज फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम रिजेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 50% आरओ का पानी वेस्ट जाता है, तो अगर हम उसमें 2 स्टेज फिल्ट्रेशन करते हैं तो पानी 20% वेस्टेज जाता है। फिर अभी हम जब नेट जीरो की बात करें तो उस पानी को भी हमको रिकवर करना है, तो सोलर हॉट वाटर इवेपोरेशन से हम करके और उसमें जो सॉल्ट है उनको सॉलिडिफाई करवा देते हैं, तो पूरा का पूरा पानी रिकवर हो सकता है। सो ये चीज़ें आपस में शेयर करना और अपने खुद को चेंज करें, और साथ के साथ जो भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग हैं वो दूसरों को ये बातें बताएं। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड एफर्ट टुवर्ड्स बी द चेंज। आप चाहते हैं कि लोगों में बदलाव आए, पानी को बचाने का, पानी को रीयूज़ करने का, तो सबसे पहले अपने आप में वो चेंजेस लाएं। आपको देख कर के बाकी लोग भी सीख लेंगे, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतने समझदार लोग हैं, तो हम उनको सिखाने का बेस्ट तरीका यही होता है। और यही हम बचपन में भी देखते हैं कि अगर हम फादर और मदर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं तो रोज़ बैठ कर के 4 पैक पीऊँगा और बच्चे को जब बड़ा हो जाएगा 18 साल का तो उसको बोलूँगा ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नहीं करो। सबसे पहले मुझे अपने आप में चेंज लानी पड़ती है और उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी जा कर के हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे बाकी कम्युनिटी में भी चेंज लाने के लिए। ये छोटे छोटे प्रयास
हम अपने ऊपर अपनाएं पहले, जिससे हम ये कर लें। अब जैसे बर्तन धोने का, मुझे तो पुराना तरीका अच्छा लगता है। वो लगता था कि वो रेत से और राख से वो मलते थे पहले उसको, और बाद में थोड़े से पानी से उसको साफ़ कर देते थे, तो बहुत बर्तन चमकते भी थे। आजकल आप जितना भी ये डिटर्जेंट यूज़ करके करते हैं, बर्तन में वो चमक नहीं आती, वो साफ़ नहीं लगते। लेकिन आप अगर राख से, या अपने राख तो आजकल होती नहीं है क्योंकि कहाँ है, वो तो चूल्हा जलता है, राइट। और रेत क्योंकि नेचर में जो क्लीनिंग की वो आदत है या करने की पावर है, वो आपके डिटर्जेंट्स और इस तरीके की चीज़ों में नहीं है, नहीं कर सकते वो। तो अब जब मैं देखता हूँ किसी के घर जाकर, गांव में देखता हूँ जहाँ पर वो रेत में उसमें करते हैं, मैं कहता हूँ इसके बर्तन तो बड़े अच्छे चमक रहे हैं, मेरे घर में क्यों नहीं चमक रहे हैं? क्योंकि मैं डिटर्जेंट से साफ़ करता हूँ और पता नहीं कितने लीटर पानी डालता रहता हूँ। वो रगड़ करके करते हैं, वो थोड़ा सा पानी में या फिर एक कपड़े से साफ़ कर देते हैं, उस कपड़े को धो लेते हैं। इतनी अच्छी आदतें हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, अरे यार हम तो सॉफिस्टिकेटेड आदमी है, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारे तरीके बिल्कुल अलग तरीके के होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अपने जीवन में थोड़ा मिक्स तरीका अपनाएं, जिससे हम अपने पानी को बचा भी सकें और उसको रीयूज़ भी करें और हमें कहीं दिक्कत न पड़े। हमें एक और जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, वो काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, हो भी रही है, उसको भी जैसे समुद्र के पानी को क्लीन करके वापस हम इसको यूज़ करें, उसके तरीके काफ़ी निकल आए हैं। और किस तरीके से हम उनको ले जा कर के रिवर्स में डालें, जो रिवर्स क्लीन हो, रिवर्स को ख़राब नहीं होने दें, उनको पोल्यूट नहीं करें। तो मैं समझता हूँ हम आगे चल कर के कम से कम जल का जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसको हम यूज़ करके अपने भविष्य के लिए भी आगे छोड़ करके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और आपको जो तमाम व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगी कि श्री